हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर 16 कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक तो पहले मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आवाज़ में चेंज नहीं आया है। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। मुझे बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ रहा है, मेरा गला ख़राब है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वाई शाइस को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उन्हें ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को। हमारे जो एफ़र्ट्स हैं उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करिए, हमें अच्छा लगेगा। और फाउंडेशनल वीडियोज़ हैं, उन्हें आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें किसी रीज़न से बनाया गया है। आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी इंक्वायरी है, आपकी कोई भी क्वेरी है यूपीएससी से रिलेटेड, ज़रूर आप उन्हें देखिए, आपके ज़रूर उससे पूरे हो जाएंगे, राइट। और फिर बाद में जो बैच 2 है 2023 का, वो भी सर ने स्टार्ट कर दिया है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आप 2023 का या फिर उसके बाद का भी कोई अटैम्प्ट है, उसका यूपीएससी का अटैम्प्ट आपका काउंट हो, आप उसमें कुछ करके दिखाएं, तो ज़रूर आपसे ये मतलब ये कहना है कि उसे ज्वाइन करिए, ज़रूर आपको उससे फ़ायदा होगा। आप सीरियसली जेन्युइनली अगर चाहते हैं क्लियर करना, लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं जिन्होंने उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया, आप देख सकते हैं। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे आप नहीं मिस कर सकते, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाथी मेरे साथी से। तो एक कैंपेन था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के साथ, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। ऑब्वियसली इसका जो मोटिव है ये क्या होगा, कंजर्वेशन को, जो वाइल्ड लाइफ है, इस पे जो एलिफेंट है, राइट, हाथी के कंजर्वेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, जो कि हमारी धरोहर है, इंडियाज़ नेशनल हेरिटेज एनिमल है, राइट। जो हाथी है हमारी एक धरोहर है, उसे संरक्षित करने के लिए ये कैंपेन को लॉन्च किया गया था। तो ये जो कैंपेन था उसे एलिफेंट 8 जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जो यहाँ पे काफ़ी सारे देश के मिनिस्टर आए थे, उन्होंने अटेंड किया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया से जयराम रमेश है, जो कि उस वक्त 2011 में 24 मई में जब ये दिल्ली में हुआ था, ये इन्वायरमेंट के मिनिस्टर थे प्रीवियस गवर्नमेंट में। और जो E18 कंट्रीज़ हैं, इनमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं वो देख लीजिए। इंडिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका में, फिर इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड। तो इनका मेन क्या था, इनका एम ध्येय क्या था, तो अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों में बताना, और जो एलिफेंट्स हैं उनकी इंसानों के साथ उनकी दोस्ती करवाना, उन्हें हमें समझाना, इंसानों को समझाना कि जो ये हाथी हैं उनका महत्व क्या है, ठीक है। और फिर बाद में एक और कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसे गाजू कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो गाजू कैंपेन है, इसका टारगेट ऑडियंस था कि जो लोकल्स रहते हैं, जो ये एलिफेंट हैबिटेट्स हैं, उसके आसपास जो लोकल रहते हैं, यूथ रहते हैं, उन्हें इसके बारे में अवेयर करवाना, उन्हें जो हाथी है उसके बारे में बताना, किस तरह से हम उसे संरक्षित कर सकते हैं, इस तरह से उन्हें एक तरह से अवेयरनेस का काम करना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या गया था, गजा करके एक एलिफेंट सेंटर को हर एक जगह में इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था अलग अलग जगहों में, यहाँ पे वेरियस लैंडस्केप में बताए गए, ताकि अवेयरनेस लोगों में एक जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एनिमल्स की, स्पेशली एलिफेंट की, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उनका क्या महत्व है, हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या भागीदारी है, ठीक है। तो इसी तरह से यही सब बातें की गई हैं। तो इसमें ये जो यहाँ पे बताया गया है, ये प्लान कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करना, ताकि इन्हें अच्छी तरह से कंजर्व किया जा सके। और यहाँ पे एक टर्म है पैचीडम, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैचीडम्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें राइनोज आते हैं, राइनोसरस ये सब आते हैं, पिग्स भी आते हैं, जिनकी चमड़ी मोटी होती है, ठीक है। मैमल्स का एक क्लासिफिकेशन है जिन्हें पैचीडम्स कहते हैं, उनकी जो चमड़ी मोटी होती है, जैसे हाथी, राइनोसरस ये सब हो गए। तो एक एलिफेंट टास्क फोर्स का गठन किया जाए, ये भी इस कैंपेन में उभर कर आया था। और इसका नाम दिया गया था टेक गजा। गजा मतलब एलिफेंट, आपको पता है एलिफेंट गजा कहते हैं, और टू द प्रजा मतलब लोगों के पास इसे लेकर जाया जा सके। मेन इसका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को एनकरेज करना, पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, कंजर्वेशन को और उनके वेलफेयर पर ध्यान देना, ठीक है। और ये जो एशियन एलिफेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज़ है,
राइट, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है। इंडिया में पूरे दुनिया का 50% जो एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, और इस वजह से यहाँ पे जो थ्रेट का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनकी जो आइवरी की पोचिंग होती है और भी जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इनकी जो स्पीसीज़ को काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुँच रहा है। तो इस वजह से अवेयरनेस का काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए ये सारे जो कैंपेन्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है। फिर आगे देखते हैं, इंडिया में 25,000 एलिफेंट्स हैं जो वाइल्ड में पाए जाते हैं, मतलब जो जंगल में पाए जाते हैं। स्पेशली जो इसमें मेल है टस्कर, जिनके हाथी के दांत होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनके हाथी के दांत के लिए उनकी तस्करी की जाती है। और अभी लगभग 1200 ही जो मेल टस्कर्स हैं वो बचे हुए हैं। अब हम आते हैं जो मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी, उसमें मेनली 3 जो स्पीसीज़ है उनके कंजर्वेशन की बात की गई थी। जो एलिफेंट में 3 स्पीसीज़ आती हैं, कहता है पहला है एलिफस मैक्सिमस जो एशियन एलिफेंट है, फिर लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना जो कि अफ्रीकन बुश एलिफेंट है, और फिर लॉक्सोडोंटा सिक्लोटिस जो कि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट होता है। इनके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स क्या क्या करने हैं उस पर बातचीत की गई थी। ये जो एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, आपसे पूछ सकता है कि एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्या है, राइट, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमेशा। और फिर बाद में इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, किन किन लोगों ने इसमें भागीदारी की, तो इसमें आते हैं कंजर्वेशनिस्ट जो इनमें एक्सपर्ट है, कंजर्वेशन एफर्ट्स में मतलब एक्सपर्ट हैं, जानते हैं किस तरह से किया जाता है। साइंटिस्ट हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, आर्ट और कल्चर एक्सपर्ट्स हो गए, ये सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो डिस्कशन है इसमें बहुत अलग अलग तरह की रेंज डिस्कस की गई थी, जिसमें आता है साइंस और कंजर्वेशन को भी ध्यान दिया गया था, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, उस पर भी डिस्कशन किया गया था। फिर कल्चरल और एथिकल पर्सपेक्टिव्स को, किस तरह से हम कल्चरली, मतलब कल्चर का अगर बात आता है तो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एफर्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए कल्चर का, एथिकल पर्सपेक्टिव्स का भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो फिर जो E18 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लिए उनके जो एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए, और फिर उन्होंने एक कॉमन एजेंडा बनाया जिस तरह से, जिससे कि लॉन्ग टर्म इनका जो वेलफेयर हो सके, और जो सर्वाइवल है, राइट, जो एलिफेंट्स का सर्वाइवल है उन इन कंट्रीज़ में, उन्हें उन स्टेप एफर्ट्स को आगे और बढ़ाया जा सके। तो जो ग्लोबल गोल है, ये एक तरह से ग्लोबल गोल है, क्योंकि इसमें काफ़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, राइट। तो उसमें आता है ये एक एलिफेंट 50-50 फोरम, ये आपको याद रखना है ज़रूर। आपको क्या पता है, पूछ सकते हैं ये 50-50 फोरम क्या है, एलिफेंट 50-50 फोरम क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका एक शेयर्ड विजन है सबका, इन जो 50 जो स्टेट्स हैं, इन कंट्रीज़ का, राइट, इनका एक एक एक, एक साझा जो गोल है, राइट, एक साझा एक विजन है, एक इन्होंने एक शेयर्ड विजन है कि जो कंजर्वेशन है, मैनेजमेंट है और वेलफेयर है, आगे जाके 50 साल में 50 स्टेट्स और 50 ईयर्स, इसलिए इसका नाम 50-50 फोरम रखा है। तो इसमें 50-50 स्टेट्स मतलब कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, जिनका ध्येय है कि जो एलिफेंट्स है उसका कंजर्वेशन किया जाए, प्रॉपरली उन्हें मैनेज किया जाए, और उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ कदम उठाया जाए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो E18 जो कंट्रीज़ है उन्होंने पहला पहला इंटरनेशनल जो कांग्रेस है E15 का करवाया था 2013 में, न्यू दिल्ली में हुआ था, जब उन्होंने एक कॉमन गोल अडॉप्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन जो मैंने बता दिया है, जो भी इन रेंज की कंट्रीज है जहाँ पे ये एलिफेंट ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब एलिफेंट से हमारा नेक्स्ट फोकस आता है वल्चर पर। ठीक है, तो वल्चर जो स्पीसीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज़ दी गई हैं, कुछ ऐसी 9 स्पीसीज़ यहाँ पे। पहला है ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, यहाँ पे आप यहाँ पे इनके नाम देख सकते हैं, स्लेंडर बिल्ड, यहाँ पे इनके कॉमन नेम्स हैं, और यहाँ पे इनके जीनस और स्पीसीज़ का नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम दिया गया है। हर एक चीज़ में पढ़ने नहीं बैठूंगी, जस्ट मैं ऊपर ऊपर से पढ़ देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बुक से पढ़ लीजिए और याद रखिए। ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, राइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये 3 स्पीसीज़ पक्का रेडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है इजिप्शियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन, सिनरस वल्चर, फिर बियर्डेड वल्चर ऑफ लमारगेर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये जो वल्चर का जो पॉपुलेशन है, ये जो जिन्हें गिद्ध बोलते हैं, आई थिंक गिद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अब देख लीजिए, उनके जो पॉपुलेशन है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिक्लाइन आ रहा है, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा घटती हुई नज़र आ रही है। और सबसे पहले जो राजस्थान में
कोलोराडो नेशनल पार्क है, ये भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड किया गया था कि इनकी जो पॉपुलेशन है, वल्चर्स की पॉपुलेशन सडनली घटती जा रही है। तो देखा गया कि पहले लगा कि जो ये और भी जो जिप्स जो जीनस है, उनकी भी पॉपुलेशन लगभग 97%, सिर्फ 12 साल में 97% जो है उनकी पॉपुलेशन घट गई है। ऐसे ही डिक्लाइन कहाँ कहाँ देखा गया, एशिया, नेपाल और पाकिस्तान में भी इनकी पॉपुलेशन में सडन डिक्रीज़ देखा गया। और जो इंडिया में जो 3 स्पीसीज़ है, जैसे मैंने बताया था आपको, जिन्हें याद रखना है, वाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इनके जो पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा जो पिछले पिछले 10 सालों में, पिछले दशक में काफ़ी ज़्यादा इनकी जो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन घटा है। उसके बाद रेड हेडेड वल्चर, जिसे किंग वल्चर भी कहते हैं, और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में इस वजह से आ गए हैं। और जो इजिप्शियन वल्चर्स है, वाइट बैक्ड वल्चर्स है, उनकी डिक्लाइन भी जो इंडिया में है जो काफ़ी कम हो गई है, और उन्हें इंडेंजर्ड में अब इसे क्लासीफाई किया गया है, इन्हें खतरा पहुँच रहा है। पहले ये सोचा गया था जो इनकी जो पॉपुलेशन घट रही है वो इसलिए घट रही है कि जो उनका जो खाना होता है वो क्या होता है, डेड एनिमल्स, उनकी बॉडी, राइट। तो ये जो शव होते हैं, जो जो जानवर मर जाते हैं, उनके शवों को ये खाते हैं, ये उनका खाना होता है। तो ये कि सोचा गया था कि जो डेड एनिमल्स है उतने उनको उनका खाना ही उनके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा पता चला कि एक एपिडेमिक, ये वायरल एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। फिर उसके बाद ये समझ में आया लोगों को, जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स थे, उन्हें समझ में आया कि एक ड्रग है, एक दवाई है जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक, राइट। उस दवाई की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी घटती जा रही है। अब हम जानते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम के बारे में। आपको पता होगा, जो आप वॉलिनी लगाते हैं, वॉलिनी स्प्रे लगाते हैं, सडनली आपको कोई दर्द होता है, तो आप जब उस पर मलते हैं, वो दवाई एक्चुअली होती है डाइक्लोफिनेक। और ये दवाई सिर्फ उसी की वजह से नहीं, और भी बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो की जाती है। तो एक तरह का ड्रग है, जो उसका क्लासिफिकेशन, ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है, राइट। तो उसकी केमिस्ट्री के हिसाब से उसे क्लासीफाई किया गया है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जो भी जहाँ पे भी कहीं सूजन होती है, तो उस सूजन को कम करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहा जाता है। और इसमें स्टीरॉयड्स नहीं होते हैं, इसलिए नॉन स्टीरॉयडल कहा जाता है। तो फिर ये इस कैटेगरी में आता है, एनएसएड ड्रग होता है। और इसे पेन, मोस्टली दर्द को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन ड्रग है, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो एनएसएड, ये जो एनएसएड है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इन वल्चर्स में इनका जो किडनी में रीनल फेलियर हो रहा है, किडनी उनकी ख़राब होती जा रही है। और क्योंकि उस वजह से क्या होता है, रीनल पोस्टाग्लैंडिन्स, राइट। तो जो रीनल पोस्टाग्लैंडिन्स जो कि सिंथेसिस, मतलब जो बनने चाहिए, वो नहीं बन पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो क्या होता है, डाइक्लोफिनेक की वजह से इन वल्चर्स की पॉपुलेशन क्यों घट रही है, क्योंकि इनकी किडनी जो है फेलियर होता जा रहा है, किडनी ख़राब होती जा रही है इस डाइक्लोफिनेक सोडियम की वजह से। और ये किस में पाया जाता है, डेड एनिमल्स जो कि मर जा रहे हैं, उनमें उन्हें ट्रीट करने के लिए, राइट। जब वो बीमार पड़ जाते हैं, वो एनिमल्स जो कि मर चुके हैं, उन्हें जब कभी ट्रीट किया गया तब इस्तेमाल किया जाता है डाइक्लोफिनेक सोडियम का। फिर जब वो मर जाते हैं, वो दवाई उनमें रह जाती है, जिसे ये वल्चर्स खाते हैं। और ये वल्चर्स उन्हें खाने की वजह से उनकी खुद की पॉपुलेशन भी घटती जा रही है, उनका रीनल फेलियर हो रहा है, इस वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन घटती जा रही है। ओ आई होप आपको मैंने काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह से समझा दिया है। तो ये आपको इशू समझ में आना चाहिए, बहुत कॉमन इशू है जब हम बात करते हैं वल्चर पॉपुलेशन के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर वल्चर जो कि ये इस केमिकल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, उनका किडनी फेलियर हो जाता है, जो कि ये कहाँ पाया जाता है, कैरकस ऑफ एनिमल्स, जो जिन जिन एनिमल्स को ये खाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ में ये पाया जाता है। अब क्या है, एक और एक बीमारी है इस वजह से, विसरल गाउट कहते हैं, जो कि यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड एक केमिकल होता है जो कि ज़्यादा अगर जमा हो जाए टिश्यूज़ में, राइट। जो वल्चर्स हैं, उनकी जो टिश्यूज़ हैं जो पाए जाते हैं, उनमें अगर एक ही जगह पे जमा हो जाए, उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स में जमा हो जाता है जो यूरिक एसिड, तो उनमें गाउट हो जाता है। गाउट एक तरह की बीमारी होती है। और उस वजह से भी 85% जो डेड वल्चर्स हैं उनमें ये पाया गया है। जो डेथ होती है रीनल फेलियर की वजह से, ये भी एक उसका कारण है। नेक ड्रॉपिंग, ये भी ये एक तरह से सिम्टम्स हम जैसे देखते हैं, लक्षण, तो ये भी एक तरह का लक्षण है। जब नेक ड्रॉपिंग हो जाती है, मतलब जो अपना जो गर्दन है वो झुका लेते हैं, जो वल्चर्स होते हैं अपना गर्दन झुका लेते हैं। तो हमें जब वो मरने वाले होते हैं उससे कुछ हफ्तों पहले वो इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, अपना जो गर्दन है वो झुका कर चलते हैं। लोगों को उन तो फिर जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स, उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये इस ड्रग के इन्फ्लुएंस में है,
जिस वजह से ये आगे जाके मर भी सकते हैं। तो ये एक तरह का बिहेवियरल इंडिकेशन है, ये एक तरह की का चिन्ह है कि जो ये बर्ड है, जो ये वल्चर है, वो बीमार है, इसे तुरंत ही ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हॉट कंडीशंस में कहीं कहीं पे कभी कभी बहुत सीवियर हॉट कंडीशंस होते हैं, उस वक्त भी देखा गया जो जो वल्चर्स हैं अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। बट मोस्टली जब भी ये गर्दन अपनी झुकाएं वल्चर्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन पर ध्यान देने की, उन्हें ट्रीट करने की। मेलॉक्सिकम, अब हम बात कर रहे हैं मेलॉक्सिकम की। ये है एक ऑल्टरनेटिव, ये एक विकल्प है, सेफ विकल्प है किसका, डाइक्लोफिनेक सोडियम का, जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ख़तरा काफ़ी कम है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है, और इसे मोर देन 70 जो कंट्रीज़ है उनमें इन्हें अप्रूव भी किया गया है। तो वेटरनरी ड्रग के तौर पर इसे लाइसेंस मिला हुआ है इंडिया, यूएस और यूरोप में। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम को एक तरह से बैन कर दिया गया है वेटरनरी यूज़ के लिए, लेकिन फिर भी इसका जो इस्तेमाल है अभी भी जारी है, बैन किया गया, अभी भी इसे यूज़ किया गया है, क्योंकि ये ये सस्ता पड़ता है, इसलिए इस बैन को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं और इसका इस्तेमाल अभी भी जारी है। जो कैटल है, राइट, मतलब जो डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए, मतलब डेड एनिमल को ट्रीट करने के लिए, जब वो बीमार होती हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए अभी भी डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से जब वो बाद में मर जाती हैं तो उन्हें खाकर वल्चर्स भी मर जाते हैं। तो ऐसा एक प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि ये चीपर है, इसलिए अभी भी इसका इस्तेमाल चल रहा है। अब हम देखते हैं, हम इन्हें जो वल्चर्स को हम बता रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी ज़रूरत क्या है, तो देखते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं, ये जो वल्चर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, स्कैवेंजिंग एनिमल्स कहते हैं इन्हें। ये डेड बॉडीज़ को खाते हैं। हमें पता है जब डेड बॉडी मतलब कोई जानवर मर जाता है या फिर कोई भी मर जाता है, उसकी जो जो शव होता है वो धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। सड़ के उसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब निकलते हैं, जिस वजह से बहुत सारी बीमार, अगर वो इसी तरह पड़ा रहा तो फिर उस वजह से बहुत सारी बीमारियां और फैल सकती हैं। तो फिर उन्हें जो क्लीन करने का, अगर ये उन डेड बॉडीज़ को पहले खा जाते हैं तो वहाँ पे वो जगह क्लीन हो जाती है, राइट, उससे जो हो पॉसिबल जो बीमारियाँ फैल सकती थी वो नहीं फैलती हैं। तो इस वजह से इसका जो महत्व है, वल्चर का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, राइट। फिर देखिए, जो पारसी कम्युनिटी है वो क्या करते हैं, अपने जो उनके जो मृतक होते हैं, मृतक के शरीर होते हैं, वो उन्हें रख देती है और इन गिद्धों को खाने के लिए छोड़ देती है। ये भी एक प्रैक्टिस है। तो वो प्रैक्टिस पर भी बाधा आ रही है अब, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, तो वो अपने डेड बॉडीज़ को ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि आगे जाके बीमारियां फैलने लग जाएंगी। फिर जो वल्चर्स होते हैं, ये प्राइमरी रिमूवर्स, कैरी ऑन, मतलब जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका जो ये मांस पड़ा होता है, सड़ा गला मांस, उसे हटाने में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। स्पेशली इंडिया और अफ्रीका में ये बहुत बड़ा सोर्स है, जो डेड एनिमल्स को एलिमिनेट करने में, राइट, का ये काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट स्रोत है। तो ये इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर अब देखते हैं विदाउट वल्चर्स क्या होगा, अगर ये वल्चर्स गिद्ध नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो एक इक्विलिब्रियम है, जो एक सामंजस्य है, एक हार्मनी है, बिगड़ जाएगी। जो मैंने बताया था, जो उनके जो मांस होता है वो सड़ने गलने लग जाता है, जो उनकी डेड बॉडी है वो सड़ने गलने लग जाती है। फिर क्या होगा, जो कुत्ते ये सब जो होते हैं वो आएंगे, इन्हें खाएंगे, इन्हें खाकर उनमें बीमारियां फैलेंगी, जैसे कि रेबीज़, एंथ्रैक्स, इस तरह की उन्हें बीमारियां लगेंगी। अब वो जब कुत्ते ये सब बाकी ह्यूमन पॉपुलेशन के आसपास आएंगे, या फिर वो इवन दूसरे एनिमल्स के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, उन्हें वो बीमारी देंगे, उनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ करेंगे, खुद भी मरेंगे, राइट। और फिर जो पारसी ट्रेडिशन है, जो अपने जो लोग हैं जो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ पे टावर्स ऑफ साइलेंस में रख देते हैं, जिससे ये गिद्ध खाते हैं। उस ट्रेडिशनल कस्टम को भी इस पर काफ़ी हानि पहुँचेगी। वो उनकी जो डेड बॉडीज़ है वैसी की वैसी रहेंगी, वो सड़ती रहेंगी, गलती रहेंगी, बीमारियाँ और ज़्यादा फैलेंगी। फिर इस वजह से जो लाइफ है वहाँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हड्डियों को कलेक्ट करते हैं, साफ हड्डियों को कलेक्ट करते हैं। अगर वो मांस उस हड्डी से हटेगा नहीं, तो वो मांस नहीं हटेगा तो फिर वो हड्डियाँ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनके रोज़गार पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। फिर अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है वल्चर सेफ्टी जोन्स। अब वल्चर्स को हमें पता है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो उसे किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके लिए वल्चर सेफ्टी जोन बनाया गया है। तो ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है इन एशियन कॉन्टिनेंट में।
ऐसे ही कुछ एफ़र्ट्स, इसी तरह के कुछ ऑपरेशंस किए गए थे यूरोप और अफ्रीका में भी, ठीक है। तो इनका यही है, जो वल्चर सेफ्टी ज़ोन है वहाँ पे टारगेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इसके पास आपको मतलब कुछ ह्यूमंस हैं, वहाँ पे कुछ तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर में किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट में किया गया था, एलिफेंट को बचाने के लिए किया गया था। तो कुछ एरियाज़ उनके लिए असाइन की गई हैं, राइट, उनके लिए छोड़ दी गई हैं, उन्हें वेल्चर सेफ्टी ज़ोन कहा जाता है। तो यहाँ पर अराउंड 150 किलोमीटर की जो रेडियस में आते हैं, उन्हें इस तरह से वल्चर सेफ्टी जोन बनाया गया है, जहाँ पे डाइक्लोफिनेक का या फिर और इसी तरह की वेटनरी टॉक्सिक ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता केमिकल कैटल कैरिकस पे, ताकि उन्हें सेफ फूड प्रोवाइड किया जा सके और उनकी पॉपुलेशन इस तरह से ना घटे, उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके। तो ये जो VSZ है, राइट, VSZ काफ़ी 100 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। जो यहाँ पे आप नाम देख लीजिए, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, फिर दूधवा कतरनी घाट जो यूपी में है, यहाँ पे जो रिज़र्व फॉरेस्ट है यहाँ पे भी है, होता है। और फिर उसके आसपास जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे भी इसे सेटअप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से वहाँ पे ये जो VSZ है उन्हें सेटअप किया गया है। नाम आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और यूपी में भी जो फॉरेस्ट रिज़र्व है। फिर क्या ये जो है हम जो VSZ बना रहे हैं, वल्चर सेफ्टी जोन, ये करता क्या है, क्या प्रोवाइड करता है? तो ये एक सेफ़ जहाँ पे सेफ़ फूड मिलता है, जहाँ पे जो डाइक्लोफिनेक रहित खाना है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन बची रहे, ठीक है। तो ये कंटेमिनेशन फ्री फूड, उनके खाने में किसी तरह की इस तरह की मिलावट नहीं होती है। खाने में मिलावट का मतलब क्या है, डाइक्लोफिनेक रहित। ऐसे ऐसे जो टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, डाइक्लोफिनेक के अलावा भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि वेटनरी यूज़ के लिए टॉक्सिक होते हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए, राइट, उन्हें उससे एकदम छुटकारा पाया जाए। फिर एक्स्ट्रा फूड दिया जाता है, जो ऐसे ब्रीडिंग कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, उनमें एक्स्ट्रा फूड दिया जाए ताकि उनकी जो सर्वाइवल है और ज़्यादा बढ़ सके। ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और ज़्यादा वल्चर्स कहीं कहीं से आएंगे, क्योंकि वहाँ पे खाने की अवेलेबिलिटी रहेगी। इस वजह से और भी जो और भी कुछ एडिशनल फूड उनको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे जो हड्डियों के जो फ्रैगमेंट्स हैं, मतलब कुछ टूटी फूटी हड्डियाँ उनके लिए रखी जाती हैं, जो कि वो खाते हैं, राइट। फिर आगे देखते हैं, इससे क्या होता है, जो जो बीमारियों के फैलने का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। और जो साइंटिस्ट रहता है उन्हें भी स्टडी करनी होती है, जो बायोलॉजी कॉलेज की स्टडी होती है वो भी ऐसी जगह में अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में इससे पब्लिक अवेयरनेस भी फैलती है, राइट, और इससे फंड रेज करने में भी मदद मिलती है। और ये इको टूरिस्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो ये बर्ड्स हैं, ये भी एक तरह के बर्ड्स हैं, इन्हें देखने के लिए कुछ लोग इच्छुक होते हैं, वो भी इन्हें देखकर आनंद उठा सकते हैं। इको टूरिज़्म का अच्छा एक सोर्स है ये, ठीक है। तो अब जोन्स यहाँ पे हम तो फिर से देख लेते हैं। हमने बताया था उत्तराखंड हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर जिम कॉर्बेट यहाँ से लेकर कतरिया घाट जो है, एक पूरा एक तराई क्षेत्र आता है, तराई बेल्ट आता है। यहाँ पे देखिए 30,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये आता है, जिसे पूरा का पूरा वल्चर सेफ्टी जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। स्पीसीज अब फिर से रिपीट हो रहे हैं, स्लेंडर बिल्ड वल्चर हो गया, वाइट बैक्ड वल्चर हो गया, जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं, और ये मोस्टली मार्शी ग्रासलैंड है, सवाना फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। फिर देखिए और भी कुछ वल्चर जोन्स यहाँ पे बनाए गए हैं, डिब्रूगढ़ में, असम में, फिर नॉर्थ लखीमपुर जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, यहाँ पे भी बना गया है। और स्पीसीज़ देख लीजिए, स्लेंडर बिल्ड और वाइट बैक्ड स्पीसीज़ वल्चर की यहाँ पे पाई जाती है। तीसरा जोन है जो कि सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे वाइट बैक्ड और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स पाए जाते हैं। अब क्या करने की और ज़रूरत है, तो डाइक्लोफिनेक फ्री जोन बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे पूरी तरह से इसे डाइक्लोफिनेक रहित जगह बनाया जाए, उसे वल्चर सेफ्टी जोन घोषित किया जाए, ठीक है। तो ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वल्चर रेस्टोरेंट्स, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि महाराष्ट्र और पंजाब में पाए जाते हैं, उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने ऐसे रेस्टोरेंट बनाए हैं जहाँ पे टेबल्स सिर्फ और सिर्फ इन रेयर वल्चर्स के लिए ही रिजर्व रहते हैं, राइट, हम वहाँ पे जाके नहीं खा सकते हैं। फिर इनका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ध्येय क्या है, यही है कंजर्व करना। जो इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा घट रही है, सडनली घट रही है, उसे कंट्रोल करना, उनकी पॉपुलेशन को बचाना। अनकंटामिनेटेड फूड शॉर्टेज, जो इनका खाना है उनमें कंटामिनेशन ना हो, इसे इंश्योर करना, उन्हें खाना अवेलेबल करवाना, ठीक है।
और फिर बाद में लोकल कम्युनिटीज़ की मदद करना, जो उनके जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे वहाँ वो रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं, वहीं पे उनके कंजर्वेशन के लिए क्या करना, आसपास की लोकल कम्युनिटीज़ को उनमें इन्वॉल्व करना, उन्हें बताना, उन्हें ट्रेन करना। और फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें स्पेशली अच्छे से बताना कि इनकी जो डेथ हो रही है किस वजह से हो रही है और किस तरह से हम उन्हें बचा सकते हैं। और फिर बाद में जो डिपार्टमेंट है वहाँ के जो एनिमल्स के जो ओनर्स हैं, राइट, कुछ कुछ एनिमल्स को पालते भी हैं, तो उनके ओनर्स को थोड़ा बहुत पैसे के आर्थिक मदद करना, ठीक है, उन्हें, और इन वल्चर्स रेस्टोरेंट को चलाने में, राइट, ये सब में भी आर्थिक मदद करती है। ये गवर्नमेंट का काम है ये करना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, मतलब इस ये सब करने की आगे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इन्हें बचा सकें, वल्चर्स को बचा सकें। और फिर जहाँ जहाँ पे इनके नेस्टिंग ग्राउंड पाए जाते हैं वहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना, उनका खाना प्रॉपर, उनका खाना हो इंश्योर किया जाए, किसी भी तरह के टॉक्सिक ड्रग्स से, किसी भी तरह की टॉक्सिक चीज़ों से उन्हें बचाया जा सके, ये सब तरह के एफ़र्ट्स किए जाए। अब इनका बेनिफिट्स क्या होगा, ऑब्वियसली कंजर्वेशन होगा, उसे एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके, विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, इंसेंटिव्स दिया जाएगा, कुछ आर्थिक रूप से उन्हें बचाया जाएगा, उन्हें मदद की जाएगी जो लोग इन्हें बचाने के में एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और इस तरह से धीरे धीरे क्या है, फेज़ आउट में एक तरह से एक फेजेस में क्या है, डाइक्लोफिना को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अवेयरनेस और कुछ डाइनिंग स्पॉट्स मैंने जैसे बताया था महाराष्ट्र में और पंजाब में पाए जाते हैं, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, पंजाब में कथरोले, चंदोला, राइट, और यहाँ पे गढ़चिरौली, थाने, नासिक हो गए, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया महाराष्ट्र में। यहाँ पे कुछ डाइनिंग स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये वल्चर्स को जाके खाने की इजाज़त है और किसी को नहीं। फिर कुछ ब्रीडिंग सेंटर्स जो इंडिया में पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। वल्चर ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर्स हैं जो कि इस्टेब्लिश किए गए ऑलरेडी हरियाणा में, पिंजौर में, और गुवाहाटी, रानी में भी पाए जाते हैं। बक्सा, बैटल ऑफ बक्सा आपको याद होना चाहिए, कमेंट करिए कि कब आता है बैटल ऑफ बक्सा, ज़रूर लिखिए इसके बारे में। फिर जो कि वेस्ट बंगाल में है। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने ऐसे 4, राइट, ऐसे 4 सेंटर्स को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए आगे आए हैं, जो कि ज़ू कौन कौन से ज़ू कहाँ पाए जाते हैं, जूनागढ़ आपको गुजरात में, फिर भोपाल में, एमपी में, हैदराबाद, तेलंगाना, भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। फिर जो मिनिस्ट्री है हमारी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, उन्होंने और बीएनएचएस है, राइट, यहाँ पे बीएनएचएस ये एक बॉडी है, इन्होंने मिलकर 30 यंग वल्चर्स जो कि ब्रीडिंग जो सेंटर्स हैं उन्हें मतलब वहाँ पे लेकर डिमार्केट किया गया कि यहाँ के जो आसपास के एरियाज़ हैं, राइट, उन्हें हम ये घोषित करते हैं, राइट, उनके किसके लिए, वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए। तो ये जो ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ के थ्रू क्या होगा, आगे कुछ सालों में हम ये जो यंग वल्चर्स को हैं, वो यंग वल्चर्स को हम और उनके रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि ये जो यंग वल्चर्स है वो 4 से 5 साल लेते हैं उड़ने में। अब कुछ और मेजर्स जो कि लिए गए हैं इन्हें कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, जैसे कि वेटरनरी ड्रग है जो डाइक्लोफिनेक, उसे इंडिया और नेपाल की जो गवर्नमेंट है उन्हें पूरी तरह से बैन किया गया, हमने पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन फिर भी अभी भी पूरी तरह से इस्तेमाल से बाहर नहीं हुआ है, इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। मेलॉक्सिकम जो कि एक सेफ़ ऑल्टरनेटिव है, ये भी मैंने पहले बताया था, उसे काफ़ी हद तक प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट उसका, इसे रिप्लेस करने के लिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक नेशनल प्लान बनाया है वल्चर कंजर्वेशन के लिए 2006 में। तो ये नेशनल जो प्लान है वो स्ट्रैटेजी, ऐसे कुछ रणनीतियाँ बनाता है, ठीक है, जिससे कि इनकी जो डिक्लाइन है वो उसे कम की जा सके, इन सिटू और एक्सिटू, जो जहाँ पे वो एक्चुअली पाए जाते हैं वहाँ पे भी इन्हें बचाया जा सके, और अगर वहाँ पे नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर इन्हें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में भी बचाए जा सके, ठीक है। तो ये एक है जो एफ़र्ट्स हैं लिए जा रहे हैं। आगे जो प्रोटेक्शन स्टेटस है यहाँ पे, वाइट बैक्ड वल्चर का, लॉन्ग बिल्ड वल्चर का और स्लेंडर बिल्ड, उन्हें भी अपग्रेड किया गया है। जो शेड्यूल 4 है उन्हें, जो पहले शेड्यूल 4 में थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, उन्हें अब जाके शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। उसके बाद फिर ऐसे उसमें ये भी आता है, वल्चर सेफ्टी जोन भी आता है, वल्चर रेस्टोरेंट साइट्स भी आते हैं, फिर वल्चर कैप्टिव केयर का फैसिलिटी भी आता है जो कि पंचकुला में इस्टेब्लिश किया गया है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उन्हें भी एडवाइस किया गया है कुछ ऐसे वल्चर केयर्स को सेटअप करने के लिए जिसमें सेंटर उसकी मदद करेगा, राइट, ऐसे कुछ स्पीसीज़
कुछ जो 3 स्पीसीज़ है मेन स्पीसीज़, उनके बचाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स को भी इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि ये हेल्दी बर्ड्स को आगे जाके बचा सकें, हेल्दी बर्ड्स बना सकें, उनकी रिप्रोडक्शन में मदद कर सकें, उन्हें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाए, इसलिए कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है। अवेयरनेस खड़ी की जाए, अवेयरनेस जागरूकता लोगों में फैलाई जाए कि जो वेटरनेरियंस हो गए, वेट्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों में, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, कंजर्वेशन जो पार्टनर्स होते हैं, लोकल कम्युनिटी, इन सब में अवेयरनेस को फैलाया जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके। अब इंडिया का क्या रोल है इसकी कंजर्वेशन में? तो इंडिया ने IUCN में एक रेजोल्यूशन पास किया था 2014 में 4 में वल्चर कंजर्वेशन के लिए, जिसे IUCN ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ये जो जिप्स वल्चर स्पीसीज़ है उन्हें बचाने के लिए, राइट, और डाइक्लोफिनेक का पूरी तरह से इस्तेमाल बंद करने के लिए, उसको कम से कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो फिर बाद में IUCN ने फिर क्या किया, साउथ एशियन टास्क फोर्स एक बनाया, राइट, इसी रेजोल्यूशन के तहत, जिससे कि नेशनल वल्चर रिकवरी प्लान को इसे फॉर्मुलेट किया गया उनके कंजर्वेशन के लिए, ब्रीडिंग और रिलीज़ के लिए। फिर अब आगे आते हैं सेविंग एशियस वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो ये सेव जो इनिशिएटिव है, ये जो लोग इसी तरह के होते हैं जो चाहते हैं कि हम इन वल्चर्स को बचाएं, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, जो रीजनल इंटरनेशनल लेवल पे इन्हें इकट्ठा करके एक तरह का कंसोर्टियम, मतलब एक एसोसिएशन बनाया गया। फंड रेजिंग में मदद करते हैं ये लोग, फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स करते हैं, राइट, जो साउथ एशिया के वल्चर्स हैं उन्हें बचाने के लिए। अब ये जो स्पीसीज़ है यहाँ पे देखिए, जिप्स वल्चर की जो कुछ स्पीसीज़ हैं, ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, ये जिसे वाइट रम्ड वल्चर भी कहते हैं, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये स्पीसीज़ के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, याद रखने आपको, ठीक है। फिर अब देखते हैं पार्टनर्स, अब इनमें कौन कौन से पार्टनर्स आते हैं, पढ़ लीजिए आप। बर्ड कंजर्वेशन जो नेपाल का है, फिर BNHS इंडिया में जो ये बॉडी है, बॉम्बे नेचुरल है हिस्ट्री सोसाइटी, UK में आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे। फिर और भी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि UK में हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक को पढ़ने नहीं बैठ सकती मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडिया, जो यहाँ पे देखिए हिमालयन ग्रिफॉन है, वो क्लोजली क्या है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है, देखिए, ठीक है। और लेकिन जो उसके आसपास नहीं है, जिस स्पीसीज़ है वो एंडेंजर्ड नहीं है। फिर एशिया का जो जिप स्पीसीज़ है, उसके लिए री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, पिंजौर जो कि हरियाणा में है यहाँ पे। और फिर बाद में 2 हिमालयन ग्रिफॉन्स को भी रिलीज़ किया गया था वाइल्ड में, जिन्हें मतलब पहले कैप्टिव ब्रीडिंग में रखा जाता था, अब फिर उन्हें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता, फिर उन्हें वाइल्ड में छोड़ा गया, जिसे जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो कि पिंजौर में है, वहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं वन हॉर्न राइनो, ठीक है। तो इंडिया राइनो विजन है 2020, इसे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इम्प्लीमेंट किया था, और इसके साथ कुछ पार्टनर्स थे, जो असम की जो डिपार्टमेंट है उसने, फिर बोडो ऑटोनोमस काउंसिल है, वो भी इसमें एक एक्टिव पार्टनर था, इसने भी अपना रोल अदा किया था। और इसे WWF वाइल्ड लाइफ जो फंड है इंडिया का, उसने सपोर्ट किया था, उसने भी इसमें भागीदारी निभाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, कौन कौन से एरिया में, एशियन राइनो, एशिया एलिफेंट एक्शन स्ट्रैटेजी, ये सब भी प्रोग्राम इसके तहत आता है, राइट। तो जो WWF में जिन्हें और भी ऐसे प्रोग्राम्स को जो सपोर्ट किया हुआ है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन हो गया, ठीक है। तो उन्होंने भी एक कैंपेन लॉन्च किया था, जो जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड है उन्होंने मिलके और लोकल एनजीओज ने मिलके ये कैंपेन लॉन्च किया था, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। अब आगे देखते हैं जो विजन है इस प्रोग्राम का, वो क्या है, जो टोटल राइनो फाउंडेशंस को है उन्हें बढ़ाना, स्पेशली असम में जो कि 2000 है, उन्हें आगे जाके 3000 बढ़ाना 2020 में। और इससे क्या होगा, टू इंश्योर दैट दी राइनोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्या है, जो ये राइनोज हैं उन्हें कम से कम 7 ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इन्हें फैलाया जाए, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके ना रखा जाए, ये जो इनके एरियाज़ हैं, राइट, यहाँ पे उन्हें आगे जाके जो राइनो फाउंडेशन है उन्हें और बढ़ाया जाए यहाँ पे। और देखिए, ताकि इनकी जो वायबिलिटी है वो आगे जाके बढ़ती रहे वन हॉर्न राइनो की। अब क्या है ये, क्यों ऐसा करना ज़रूरी है, जो इनका जो ये जो एरिया है राइनो फाउंडेशंस है, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, एक जगह में उन्हें क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, उन्हें एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट करने से क्या होगा, वो एक तरह से जो वहाँ पे कैलेमिटीज़ हैं, बहुत सारी वहाँ की जो कैलेमिटीज़ होती हैं, मतलब जो आपदाएँ होती हैं,
जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई अगर एक तरह की बीमारी फैल गई, एपिडेमिक्स हो गए, फ्लड्स, हमें पता है जो ये कहाँ पे किस स्टेट्स में पाए जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। फ्लड हो गया, वहाँ पे पोचिंग अटेम्प्ट्स हो गए, उन सब से एक साथ ही एक्सपोज हो जाएंगे। अगर सब एक साथ रहेंगे तो एक साथ उस पर एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए एक जगह में इकट्ठा करके उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं रखना चाहिए। उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके फैला कर रखना ज़रूरी है। इसलिए उनकी जो फाउंडेशन है उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है असम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइनो है पवित्रा में, राइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये पवित्रा है, वहाँ पे इनकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए। ठीक है, बढ़ाया जा रहा है ताकि इनके जो हैबिटेट है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो राइनो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें भी रोका जा सके, उन्हें भी कम किया जा सकता है। तो मेनली जो राइनो की स्पीसीज़ क्या होती हैं, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जिसे ये ना स्पीसीज़ नाम है यूनिकॉर्निस। आगे फिर देखते हैं कौन कौन से एक्टिविटीज़ से इन्हें मतलब बचाने की ज़रूरत है। एंटी पोचिंग, मतलब किस किस इन्हें पोचिंग से बचाने की ज़रूरत है, तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ हो गया, फिर मॉनिटरिंग देख उनके रख रखाली मतलब उन्हें देखने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, निगरानी की ज़रूरत है, ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत है, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें लोकेट किया जाए, राइट, क्यों लोकेट किया जाए, ताकि उसे एक जगह के बंधक बना के ना रखा जाए और वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें एक तरह से पूरी तरह से एक्सपोज ना किया जाए। फिर कम्युनिटी रिजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, सॉरी, जो उनकी कम्युनिटी है उन्हें बचा के रखा जा सके। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है, राइट, इंडियन राइनोसरस का, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये IRV प्रोग्राम जो है, इंडियन राइनो जो ये प्रोग्राम है उसका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। इससे क्या होता है, जो गोल है उसे सेटअप किया गया था, उसका मकसद क्या था, इसका गोल क्या था कि जो राइनो की जो हैबिटेशंस है वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। और ऐसे कुछ चिन्हित है, ऐसे आइडेंटिफाइड जगह हैं जहाँ पे इन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। मानस हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू सैखोवा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर लखोवा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। फिर यहाँ पे जो इनकी पॉपुलेशंस हैं, ट्रांसलोकेशन के थ्रू ही इन्हें बचाया जा सकता है। एक से दूसरी जगह में ही इन्हें ट्रांसलोकेट करके ही बचाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे कांजीरंगा से लेकर पवित्रा, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। फिर जो मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, इसे ऐसा फर्स्ट ट्रांसलोकेशन साइट डिसाइड किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। फिर जहाँ से क्या हुआ था, 10 जो राइनोसरस थे उन्हें मानस में रिलीज़ कर दिया गया था 2008 तक। और फिर बाद में ऐसे 10 राइनोसरस को काजीरंगा नेशनल पार्क से भी यहाँ पे रिलोकेट किया गया, मतलब ट्रांसलोकेट किया गया। तो ट्रांसलोकेशन जो है क्यों किया जाता है, क्योंकि जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बनी रहती है, वो एक पूरी तरह से वो थ्रेटेंड नहीं रहते। अगर वो एक जगह में रह गए तो फिर उनके खाने पीने के लिए जो चीज़ें हैं वो कम होने लग जाती हैं और उनकी जो स्पीसीज़ हैं उन पर एक खतरा मंडराने लगता है। इसलिए ट्रांसलोकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाला स्लाइड देख लेते हैं, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। इसके बाद ये पार्ट को ख़त्म करते हैं। मैंने चाहती थी कि सिर्फ 2 पार्ट में चैप्टर खत्म कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को बस देखते हैं, फिर इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मिस्टिकल एपेक्स प्रेडेटर होता है ये, ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रेडेटर होता है उस जगह का। तो स्नो लेपर्ड से आप समझ सकते हैं ये किस तरह के जोग्राफी में, किस तरह के एरिया में, किस तरह के स्टेट, कौन कौन से स्टेट में पाया जाता होगा। तो ये जो स्नो लेपर्ड है वैसे ये ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ये याद रखना इसका स्टेटस। फिर मेयरली सिर्फ 7500 ही जो हैं अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और कितने एरिया में, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिमालय बेल्ट में पाया जाता है, हिमालय और सेंट्रल एशियन माउंटेन्स में पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये ह्यूमन प्रेशर झेल रहे हैं, इनकी जो पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो रहा है ह्यूमंस की वजह से, इसलिए इनकी तादाद काफ़ी कम है, इसे बचाने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, तो इंडिया में लगभग जो ग्लोबली है उसका 10% जो पॉपुलेशन इंडिया में पाया जाता है, और इन लेस देन 5% ऑफ इस ग्लोबल रेंज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो ग्लोबल रेंज है उसका 5% भी कम है, यहाँ पे से भी कम है, लेकिन जगह कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर इसलिए इस वजह से काफ़ी बड़ा एक बड़ी तादाद है, जो ग्लोबली जो तादाद है उसका काफ़ी एक बड़ा पोर्शन इंडिया के पास है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली स्नो लेपर्ड है तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इंडियन हिमालयाज़ में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, अल्पाइन मेडोज जो हो गए, क्लोर डेजर्ट्स में पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ उस जगह में ये जो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। जो 5 हिमालयन स्टेट्स हैं,
जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो मोस्टली जो ये स्नो लेपर्ड्स हैं वो कहाँ, चाइना में पाए जाते हैं, उसके बाद मंगोलिया, और उसके बाद कहाँ पे, इंडिया में, क्योंकि ये जो है कोल्ड डेजर्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में लगभग 400 से लेकर 700 तक ऐसा कहा है इंडिया में ये जो स्नो लेपर्ड्स हैं पाए जाते हैं इन 5 हिमालयन स्टेट्स में। और इन्हें बहुत लेकिन ये जो एस्टिमेट है ये पूरी तरह से प्रिसाइज नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन्स में रहते हैं, तो इन्हें इन्हें कैप्चर कर पाना, इनके जो सेंसस कर पाना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये पूरी तरह से प्रिसाइज नहीं कहा गया है, पूरी तरह से ठीक नहीं कहा गया। अब इन्हें जो किस किस तरह के खतरे होते हैं इन्हें लाइफ स्टॉक, जो वहाँ के जो मवेशी हैं लोकल, उनसे इन्हें खतरा होता है खाने के लिए। फिर उनका जो हैबिटेट डिग्रेडेशन हो जाता है, इनके लिए जगह कम होती है रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए। पोचिंग, इनकी काफ़ी ज़्यादा पोचिंग की जाती है, तस्करी की जाती है, वो मतलब इन्हें मारा जाता है, ये भी एक बड़ा ख़तरा है। और फिर लोकल एक्सटिंक्शन, वहाँ के आसपास में जो लोकल्स में नहीं पाया जाता है, मतलब इनकी जो तादाद है वो घटने लग जाती है। फिर आता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जो कि 2009 में जनवरी में लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव लिया गया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, इन्हें जो वाइल्ड लाइफ में उन्हें कंजर्व करने के लिए हिमालयन हाई एल्टीट्यूड्स में संरक्षित करने के लिए। इसके साथ ये पार्ट को मैं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो बने रहिए, देखते रहिए इन वीडियोज़ को, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।